कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट पार्ट 1, सेकंड पार्ट सेकंड सेम में। इसमें मैनेजमेंट पहले डेफिनेशन है। तो देखो, सबसे पहली डेफिनेशन जो हमने स्टार्टिंग में सीखी थी कि मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, यानी लोगों के पास से काम निकालने की कला। इन अ ब्रॉडर सेंस, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग the efforts of organization members and of using all other organizational resources to achieve stated organizational goals। यानी इसमें चार फंक्शंस को बताया गया मैनेजमेंट के। पहला है प्लानिंग, उसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा लीडिंग यानी लीडरशिप, और चौथा कंट्रोलिंग। लीडिंग को आप डायरेक्टिंग भी बोल सकते हो। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये चार फंक्शंस। द डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट, उसको चार अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें जो सबसे पहला है वो प्रोसेस स्कूल। प्रोसेस स्कूल, स्कूल का मतलब ग्रुप, स्कूल का मतलब होता है ग्रुप। तो यहाँ पे डिफाइन किया मैनेजमेंट को इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस अंडरटेकन बाय द मैनेजर इन एन, अंडरलाइन करो, मैं यहाँ पे बोलूंगा आपके लिए नहीं, राइट। और आपको है ना एक नोटबुक के अंदर लिखना है साथ में। नोटबुक निकालो, जो मीनिंग बताओ ने वो आपको नोटबुक में लिखना है। इंटीग्रेटेड वे, इंटीग्रेटेड वे का मतलब कोऑर्डिनेटेड वे, सब मिला के ये ऑर्गेनाइजेशन किया जाए, बराबर। अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयल, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान। पहले फोरकास्टिंग आएगा। फोरकास्टिंग का मतलब पूर्वानुमान, लिखो ये फोरकास्ट, एज्यूम करना या तो पूर्वानुमान, एंड प्लान टू ऑर्गेनाइज, फिर आता है उसके बाद में ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज मतलब सब चीजों को बराबर से एक दूसरे के साथ में कनेक्ट किया जाना, उसको ऑर्गेनाइज बोलते हैं। टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। ऑल अदर डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट related to these schools are either, अंडरलाइन करो, मार्जिनल एडिशन, मार्जिनल यानी नहीवत, वेरी लेस, एडिशन, डिलीशन और एलाबोरेशन। एलाबोरेशन का मतलब समझाना, ऑफ द फंक्शंस लिस्टेड आउट इन द अबव डेफिनेशन। यानी चार फंक्शंस जो है ना हमने समझे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। किसी ने इसको कम किया, किसी ने इसको ज्यादा किया, या किसी ने इसको एक फंक्शन में से चार फंक्शन को निकाला। तो इस तरह से डेफिनेशन बदलती नहीं है, लेकिन खाली जो इंसान डिफाइन करता है उस इंसान का नजरिया सिर्फ बदलता है। अब सेकेंड अपने देखे ह्यूमन रिलेशन स्कूल। दिस स्कूल एम्फेसाइज यानी बाहर आपको द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कंसीव्स इट मतलब समझना, अंडरस्टैंड्स एज अ सोशल सिस्टम। इट इज अ सोशल सिस्टम because managerial actions are principally concerned with relations between people. In fact, management is concerned with development of people and not the direction of things। ये भी important part है इसके अंदर। इसमें आपको लोगों को डायरेक्ट करना है, चीजों को डायरेक्ट नहीं करना है, क्योंकि याद रखो जो चीज डायरेक्शन मांगती है वो कौन है? इंसान। इंसान को डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। जो थिंग्स है उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसको डायरेक्ट करने वाला इंसान होता है, इसलिए। तो यहाँ पे हम डेवलपमेंट किसका चाहते हैं? लोगों का। अब डेवलपमेंट का मतलब ट्रेनिंग भी आ गया, डेवलपमेंट भी आ गया, दोनों चीजें आ गई, यानी उसको ऑर्गेनाइज तरीके से कोई काम को सिखाना।
द एसेंस ऑफ दिस स्कूल, एसेंस यानी हार्ट, दिल जिसको बोला जाता है, ऑफ दिस स्कूल इज वेल रिफ्लेक्टेड इन द डेफिनेशन ऑफ लॉरेंस एप्ली, to whom the management is the accomplishment of results through the efforts of other people. लोगों के एफर्ट्स को हमारे गोल को पूरा करने के लिए टारगेट किया जाना चाहिए। तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट किसको कर रहा हूँ? लोगों को कर रहा हूँ। जब तक लोगों के एफर्ट्स को मैं अपने गोल्स की तरफ डायरेक्ट नहीं करता, तब तक मैनेजमेंट के अंदर जो गोल्स हमने अचीव करने वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। अकम्प्लिशमेंट એટલે પૂરું કરવું કહેવાય। फिर थर्ड है देखो, डिसीजन स्कूल। द डिसीजन स्कूल डिफाइंस मैनेजमेंट एज रूल मेकिंग एंड रूल एनफोर्सिंग बॉडी। दो चीज है देखो, पहले तो रूल बनाने वाला रूल मेकिंग यानी, और रूल एनफोर्सिंग यानी वो रूल बना दिया कोई मतलब नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए जरूरी है। रूल एनफोर्सिंग का मतलब उसको अमल में रखना, रूल को अमल में रखाना, इसको क्या बोलेंगे? रूल इन्फोर्सिंग। इन फैक्ट द लाइफ ऑफ अ मैनेजर इज अ परपेचुअल चॉइस। परपेचुअल यानी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, परपेचुअल यानी कंटिन्यूअस चॉइस मेकिंग एक्टिविटी, एंड whatever a manager does, he does through his decisions। यानी मैनेजर जो कुछ भी करता है वो अपने डिसीजंस के थ्रू ही करता है। So moreover, decision making power provides a dynamic force for managers to transform the resources of business organization into a productive and cooperative concern। इस पूरी लाइन का मतलब समझिए। डिसीजन मेकिंग पावर है ना, इसी के कारण डायनामिक, डायनामिक यानी बदलता है ये ऑर्गेनाइजेशन को के अंदर जो बदलाव आता है वो किस तरह से आता है? मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस से आता है। तो डिसीजन से हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सारे रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म करना यानी बदलना, इनटू प्रोडक्टिव एंड कोऑपरेटिव कंसर्न। कैसे? प्रोडक्शन करने के लिए, और कोऑपरेटिव क्यों? क्योंकि एक दूसरे का सहारा बन के काम किया जाता है, एक दूसरे के खिलाफ जाके नहीं, इसलिए कोऑपरेशन इसमें जरूरी है। इसलिए पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन हम क्या मानते हैं? कोऑपरेटिव कंसर्न, कंसर्न यानी एक एंटिटी या तो एक फर्म है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्कूल है इसमें सिस्टम एंड कंटिजेंसी स्कूल। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म यानी अस्तित्व धरावનાર વસ્તુ જેને કહેવાય ને, જે જીવંત છે ને તેને ઓર્ગેનિઝમ કહેવાય, મસ્ટ अडेप्ट themselves। अडेप्ट यानी चेंज, अडेप्ट का मतलब क्या होता है? चेंज। अडेप्ट themselves टू देयर एनवायरनमेंट फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अगर मार्केट में टिकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आजू बाजू होने वाले जो भी चेंजेस है उसके साथ में अपने आप को ढालना पड़ेगा। Thus management involves designing organizations adaptable to changing markets, technology and other critical environmental factors। The systems theory of organization, पहले ये लाइन ऊपर वाली पढ़ते हैं देखो। मैनेजमेंट के अंदर क्या ध्यान में रखा जाता है? ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे डिजाइन करो कि इंटरनल या तो एक्सटर्नल, बिजनेस के अंदर या तो बिजनेस के बाहर किसी भी तरह का अगर चेंज आए ना, तो उस चेंज को अपने अंदर समा लिया जाए। अब ये चेंज कैसा आता है? मार्केट के अंदर चेंज आना, टेक्नोलॉजी में चेंज आना, और क्रिटिकल एनवायरनमेंट। अब क्रिटिकल एनवायरनमेंट में जरूरी जिसको बोलते हैं, अब क्रिटिकल एनवायरनमेंट में पहला कौन सा आता है तुम्हारा? पॉलिटिकल चेंज, उसके बाद में फाइनेंशियल चेंज, फिर बैंकिंग सिस्टम के अंदर चेंज आना, बराबर, उसके बाद में सोशल चेंज, समाज बदल जाना। ये सब चीजों को ध्यान में रख के मैनेजमेंट को हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद द सिस्टम्स फॉर थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑर्गेनिक एंड ओपन सिस्टम्स। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है देखो इसके अंदर, इसको यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक एंड ओपन सिस्टम, ये दोनों का मतलब समझना है। वर्ड बहुत सिंपल सा है। ऑर्गेनिक का मतलब जो जिसके अंदर जान हो ना उसको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब ऑर्गेनिक का मतलब वैसा जिंदा रहने के लिए जो कुछ किया जाए उसको ऑर्गेनिक बोला जाता है। कोई भी जानवर जिंदा रहने के लिए जो भी एक्टिविटीज करता है ना वो ऑर्गेनिक बोला जाता है। यहाँ पे ओपन सिस्टम भी बोला गया है साथ में। ओपन सिस्टम यानी क्या? कि इसके अंदर डायनामिज्म हमेशा रहता है, बदलाव हमेशा उसके लिए चांस रहता है, राइट? इसलिए इसको ओपन सिस्टम बोलेंगे। कंसिस्टिंग ऑफ इंटरेक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स।
इंटरएक्टिंग, जो एक दूसरे पे असर करे उसको इंटरएक्टिंग बोलते हैं। मैं अगर कोई डिसीजन लूंगा तो तुम्हारे ऊपर चेंज आएगा, तुम अगर कोई डिसीजन लेते हो तो मेरे अंदर कोई चेंज आए, उसको इंटरएक्टिंग बोला जाता है। एंड interdependent parts and having a variety of goals. Managers are supposed to maintain balance among the conflicting objectives. Conflicting यानी विरोधाभासी, opposite, यानी तुम्हारे सामने दो तरह के ऑब्जेक्टिव, देखो ध्यान देना। मैनेजमेंट को किस में इंटरेस्ट है? ज्यादा प्रॉफिट कमाने में, लेकिन वर्कर्स को ज्यादा सैलरी में इंटरेस्ट है। तो अगर वर्कर ज्यादा सैलरी मांगेंगे तो प्रॉफिट छोड़ना पड़ेगा। तो दोनों के ऑब्जेक्टिव कन्फ्लिक्टिंग यानी एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना। Goals and activities of members of the organizations. He must achieve results efficiently and effectively. According to contingency school, there is underline करो यहाँ पे no best way to design organizations and manage them. यानी इसमें कोई अच्छा तरीका है ही नहीं, हर ऑर्गेनाइजेशन अपना तरीका खुद ढूंढ लेगा। यानी आप ऐसा बोल ही नहीं सकते कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का तरीका सबसे बेस्ट है, क्योंकि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में उसके मुताबिक वैसा ही चलता होगा। तो एक बेस्ट वे है ही नहीं इसके अंदर। तो कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है कि जब तकलीफ आए ना तब मैनेजमेंट को चेंज करो, बराबर। कंटिजेंसी का मतलब आकस्मिक। तो जो भी परिवर्तन मार्केट में आता है, जो भी चेंज मार्केट में आता है, उसके मुताबिक तुरंत मैनेजमेंट को चेंज करना। और हर बिजनेस का मैनेजमेंट अलग अलग होता है, उसको कंटिजेंसी बोला जाता है। मैनेजर शुड डिजाइन ऑर्गेनाइजेशंस, डिफाइन गोल्स and formulate policies and strategies in accordance with the prevailing environmental conditions. तो मार्केट में जो कंडीशन चलती हो ना, उसी कंडीशन को ध्यान में रख के हमको क्या करना पड़ेगा? हमको नए नए पॉलिसी और प्लान्स बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ फाइनल देखो, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट डिफाइन मैनेजमेंट डिफरेंटली ड्यू टू थ्री रीजंस। एक तो पर्सपेक्टिव मैनेजमेंट का अलग हो, पर्सपेक्टिव यानी सोच, थिंकिंग, और ऑर्गेनाइजेशन की थियरी अलग हो। Shift in emphasis in the study of the organization from economic and technical aspect to conceptual and human aspect. पहले किसके बारे में ज्यादा बात की जाती थी? पैसे के बारे में, इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में ज्यादा बात की जाती थी। पहले टेक्नोलॉजी को लाने के बारे में ज्यादा बात की जाती थी, लेकिन अब कंसेप्चुअल यानी थिंकिंग इम्प्रूव करो। कंसेप्चुअल यानी तुम्हारा थिंकिंग इम्प्रूव करो, और साथ में ह्यूमन एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखा जाना है। ह्यूमन एस्पेक्ट को ध्यान में रखना, इसका मतलब जो ह्यूमन बिहेवियर है ना, उसको समझ के हमको ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है। और इसके बाद फोकस ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये तीन चीजों को बराबर से समझना है। देखो ये लिखा है ना, वो बात ये बताएगी कि चार अलग अलग डेफिनेशन हमने देखी, चार तरह की स्कूल ऑफ थॉट हमने देखी। ये 4000 स्कूल्स ऑफ थॉट के अंदर फर्क क्यों आया इतना? क्योंकि हुआ क्या कि जब मैनेजमेंट को समझाया गया था सबसे पहली बार, उस वक्त का नजरिया अलग था। उस वक्त हमने क्या ध्यान में रखा था? उस वक्त हमने इकोनॉमिक और टेक्निकल एस्पेक्ट को ज्यादा ध्यान में रखा। लेकिन 1969 के बाद में धीमे 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 उसके अंदर चेंजेस आने लगे, रिवॉल्यूशन आया और ह्यूमन एस्पेक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। हर कंट्री ने अपने अपने कंट्री के अंदर लेबर लॉज बनाए, यानी वर्कर्स के लिए कानून बनाए, और उस कानून को स्ट्रिक्टली पालना शुरू किया। इसीलिए यहाँ पे ये चेंजेस आते हैं। डेफिनेशन बदलती नहीं है, डेफिनेशन पुरानी वाली यानी पहली डेफिनेशन भी सही है और चौथी डेफिनेशन भी सही है, पर डेफिनेशन अलग, यानी सबके पर्सपेक्टिव यानी जिसको नजरिया बोला जाता है वो अलग अलग होता है। अब नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, ये 12th वाला क्वेश्चन। नेचर ऑफ मैनेजमेंट का पहले मतलब समझो। अपने मैनेजमेंट की जब बात करें तो मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते, उसका नेचर होता है, यानी किस तरह का। अगर मैनेजमेंट में अप्लाई करना चाहता हूं तो सबसे पहला उसका कैरेक्टर ये होगा कि वो यूनिवर्सल होगा, यानी मैनेजमेंट को मैं हर जगह अप्लाई कर सकता हूँ। यूनिवर्सलिटी का मतलब सार्वत्रिक, हर जगह पे होना। तो पहला लिखा गया है इसके अंदर, मैनेजमेंट इज एन यूनिवर्सल फिनोमेनन
in the sense that it is common and essential element in all enterprises. यानी हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, ये देखा था हमने यूनिवर्सल। इसमें क्या होता है कि अगर आप रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, इवन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सब जगह पे आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो managers perform more or less the same functions irrespective of their positions or nature of the organization. Underline ये वाली चीज, क्या लिखा है, उनकी पोजीशन क्या है वो नहीं देखा जाता और ऑर्गेनाइजेशन का नेचर नहीं देखा जाता। बेसिक principles of management can be applied in all managerial situations regardless of the size, nature and location of the organization. यानी पहले बताया गया कि आपका ऑर्गेनाइजेशन बिग या तो स्मॉल इन साइज हो, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या सर्विस प्रोवाइड करने वाला, या लोकेशन कोई भी जगह पे हो, तो भी आपको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सेम लगते हैं। तो यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट मैनेजरियल टास्क एंड प्रिंसिपल्स आल्सो इंप्लाइज दैट मैनेजरियल स्किल्स आर ट्रांसफरेबल एंड मैनेजर्स कैन बी ट्रेन्ड एंड डेवलप्ड। मैनेजरियल स्किल ट्रांसफरेबल मतलब सिखाई जा सकती है, ट्रांसफरेबल का मतलब किसी को सिखाई जा सकती है, बराबर। और दूसरा, मैनेजर को हम ट्रेन और डेवलप कर सकते हैं, मैनेजर को हम बना सकते हैं। फिर पर्पसफुल मैनेजमेंट इज ऑलवेज एम्ड एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड पर्पसेस। पर्पसफुल यानी मकसद के बिना, ऑब्जेक्टिव के बिना मैनेजमेंट नहीं हो सकता। The management is always aimed at achieving organizational goals and purposes. The success of management is measured by the extent to which the desired objectives are attained. In both economic and non-economic enterprises, the tasks of management are directed towards effectiveness. देखो मैनेजमेंट का काम क्या है, इफेक्टिवनेस को बढ़ाना। यानी ऑर्गेनाइजेशन तुमने बना तो दिया, अब जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में हर इंसान ने जो काम सौंपा गया वो काम बराबर से किया कि नहीं, ये देखना मैनेजमेंट का काम। तो इसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस बढ़ाना। मतलब मैंने काम सौंप दिया, अब वो काम बराबर करता है कि नहीं ये चेक करना, उसको उसके पास से वो काम निकलवाना, ये सारी बातें कौन करेगा, मैनेजमेंट करेगा। इसलिए पर्पस के बिना एक्टिविटी हो नहीं सकती। फिर सोशल प्रोसेस है, सोशल इसलिए एक ही वर्ड है इसके लिए, बिकॉज ये पीपल के साथ में रिलेटेड है, लोगों के साथ में, इसलिए ये सोशल हो गया। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग पीपल organized in work groups. It includes retaining, developing and motivating people at work as well as taking care of their satisfaction as social beings. ये भी समझना है, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। यानी पहले रिटेनिंग लिखा गया है, रिटेनिंग यानी आपका बिजनेस, एक बार कोई इंसान आता है वो छोड़ के चला ना जाए, वो देखना, उसको रिटेनिंग बोला जाता है। फिर डेवलप करना मतलब जो इंसान आता है वो एक ट्रेनिंग लेके आता है, पर वो ट्रेनिंग उसको हमेशा के लिए काम नहीं लगती, उसको बार बार आपको क्या ट्रेन करना पड़ता है, तो उसको डेवलप करना बोला जाता है। और उसके बाद मोटिवेट करना, मोटिवेट यानी प्रोत्साहित करूँ क्या, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, एनकरेज करना उसको। ऑल दीज interpersonal relations and interactions makes the management as a social process। यानी रिलेशन, इंटरपर्सनल रिलेशन का मतलब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन इंटरपर्सनल हो गया, दो कलीग साथ में काम करने वाले के बीच का रिलेशन इंटरपर्सनल हो गया, राइट। तो मतलब दो इंसान, जहाँ पे दो से ज्यादा इंसान इकट्ठे होते हैं ना, वहाँ इंटरपर्सनल रिलेशंस को मेंटेन करना जरूरी बन जाता है। एंड इंटरेक्शंस, इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करके काम करना, बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना, वो भी इंटरेक्शन में आ जाए। फिर कोऑर्डिनेटिंग फोर्स, मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स द एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स through orderly management arrangement of interrelated activities so as to avoid duplication and overlapping। ये दो वर्ड समझे, डुप्लीकेशन का मतलब काम, एक ही काम दो जन ना करे, वो डुप्लीकेशन हुआ। और ओवरलैपिंग का मतलब अगर कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है तो उसको ओवरलैपिंग बोला जाता है। ये दोनों चीजों को अवॉइड करना है मैनेजमेंट के अंदर, इसीलिए कोऑर्डिनेट करना जरूरी। देखो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या, आपको अगर कोई कॉल सेंटर से कॉल कॉल आएगा
कि लोन लेनी है, आपने बोला कि कल मुझे फोन करना, तो वही इंसान फोन करेगा, दूसरा कोई नहीं। लिस्ट सबके पास होता है, लेकिन उस लिस्ट में से नंबर अलॉट कर दिए जाते हैं कि तुम इतने नंबर को फोन करोगे, तुम इतने नंबर को फोन करोगे। तो जो लिस्ट उस बंदे के पास है ना, वो दूसरे के पास नहीं होगा। ये डुप्लीकेशन अवॉइड करने के लिए किया जाता है, ये कोऑर्डिनेशन। ये काम एक से ज्यादा लोग एक ही तरह के काम करने में एंगेज ना रहे तो क्या होता है, वेस्टेज हो जाएगा। दो इंसान एक ही काम करेंगे तो दोनों का वेस्टेज हो गया। ये ना हो इसलिए ये जरूरी है कि हम कोऑर्डिनेट करना मैनेजमेंट से सीखे। मैनेजमेंट रिकंसाइल्स द इंडिविजुअल गोल्स। रिकंसाइल का मतलब दोनों को मैच करना। रिकंसाइल यानी मैचिस। रिकंसाइल का मतलब क्या होता है, मैचिस। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट था, क्या करते थे, मैच करना। Management reconciles the individual goals with the organizational goals and integrates human and physical resources. दो तरह के रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन के पास। देखो, ह्यूमन रिसोर्स यानी जो लोग काम करते हैं वो, लेकिन जो फिजिकल रिसोर्स उसमें फाइनेंस भी आता है, मशीन्स भी आते हैं और मटेरियल भी आता है, राइट। तो ये सबको कोऑर्डिनेट करने का काम मैनेजमेंट का है। फिर इंटेंजिबल। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब अदृश्य, इसका मतलब वो सर्विस है, वो कोई प्रोडक्ट नहीं है। इंटेंजिबल का मतलब इनविजिबल। तो ये जो इंटेंजिबल है वो सर्विस बता रहा है। इट इज एन अनसीन फोर्स। इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ड एवरीवेयर बाय द रिजल्ट्स ऑफ इट्स एफर्ट which comes in the form of orderliness, adequate work output, satisfactory working climate। satisfactory working climate साथ में, बीच में कॉमा नहीं है। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पे बताइए गया कि मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, उसकी प्रेजेंस फील कर सकते हो लेकिन उसको देख नहीं सकते। हमको पता चलता है कि हाँ काम ऑर्डर में चल रहा है तो मतलब मैनेजमेंट बराबर से है। हम ये देख सकते हैं कि आउटपुट बराबर से प्रोड्यूस हो रहा है तो मैनेजमेंट है। हम ये देख सकते हैं कि वर्किंग कंडीशन बराबर से है तो यहाँ पे मैनेजमेंट है। और इसी तरह से अगर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के साथ में काम करते हैं, कंप्लेन किए बिना काम करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट बराबर से चल रहा है। तो मैनेजमेंट की इफेक्ट हम फील कर सकते हैं लेकिन मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते। फिर आता है उसके बाद में कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक एंड एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ऑन गोइंग यानी चलता रहता। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। द साइकिल ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यूज टू ऑपरेट so long as there is organized action for the achievement of group goals। यानी ये मैनेजमेंट डायनामिक बदलता रहता है और ऑन गोइंग। ऐसा नहीं है कि एक बार प्लानिंग किया, एक बार ऑर्गेनाइजिंग किया, एक बार डायरेक्टिंग किया और एक बार कंट्रोलिंग किया, उसके बाद में जिंदगी भर करने की जरूरत नहीं है। ये सारे प्रोसेस बार बार होते हैं और चलते रहते हैं, इसलिए मैनेजमेंट को हम कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं। अब कंपोजिट प्रोसेस। कंपोजिट मतलब एक साथ में ज्यादा एक्टिविटीज को इंक्लूड करने वाला, मिश्र केवाई कंपोजिट। Functions of management cannot be undertaken sequentially, independent of each other। मैं बोलूं कि मैं खाली प्लानिंग करूंगा, ऑर्गेनाइजिंग की मुझे जरूरत नहीं है, तो गलत। जितने भी फंक्शंस है वो सारे के सारे फंक्शंस साथ में होते हैं और इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता कि पहला ये दूसरा ये, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं होता। मैनेजमेंट इज अ कंपोजिट प्रोसेस मेड अप ऑफ इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स कंपोनेंट, थिंग बोला जाता है उसको। ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय इन्वॉल्विंग सेवरल इंग्रेडिएंट्स, देयरफॉर द होल प्रोसेस इज इंटीग्रेटिव एंड परफॉर्मेंस परफॉर्म्ड इन अ नेटवर्क फैशन। देखो, इंटीग्रेटिव का मतलब क्या होता है कि सब चारों चार फंक्शंस ऑफ में, हम अभी बेसिकली चार फंक्शंस की बात कर रहे हैं। मैं पीओएसडी सीओआरबी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जॉर्ज टेरी ने बताया था वो। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, फर्स्ट ऑफ जिसको बोला जाता है, उसकी अपने बात नहीं कर रहे। हम चार फंक्शन की बात, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये चारों चार इंटीग्रेटेड तरीके से होते हैं। आप प्लानिंग करते हो, तुरंत ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन के बाद डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, कंट्रोलिंग की जरूरत कभी पड़े कभी ना भी पड़े, पर कंट्रोलिंग का होना जरूरी। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि हम नॉर्मली जब कभी भी कंट्रोलिंग करते हैं तो कंट्रोलिंग तब जरूरत है जब डायरेक्टिंग करने के टाइम पे हमको गलतियां दिखती हैं।
तो ये चारों फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है। तो अब अगर कंट्रोलिंग के अंदर आपको गलतियां दिखेगी तो नेक्स्ट टाइम के प्लानिंग के अंदर आप उसको सुधार के आगे बढ़ाओगे। तो ये इंटीग्रेटिव फंक्शन है। इंटीग्रेटिव यानी सबको मिला के चलने वाला फंक्शन है। फिर क्रिएटिव ऑर्गन, मैनेजमेंट क्रिएट सिनर्जेटिक इफेक्ट by producing results which are more than the sum of the individual efforts of the group members. It provides sequence to operations, matches jobs to goals, connects work to physical and financial resources. यानी क्रिएटिव ऑर्गन का मतलब यहाँ क्रिएटिविटी है, मतलब हर बार कोई नई चीज हम प्रोड्यूस करके दिखाते हैं। प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई डिसीजन की बात कर रहा हूँ। जब भी कोई नया चेंज आता है तो तुरंत हम क्रिएटिव बन के उस चेंज को मैनेजमेंट के साथ में इंक्लूड कर लेते हैं। इट प्रोवाइड सीक्वेंस टू ऑपरेशंस, मैचेस जॉब्स टू गोल्स एंड कनेक्ट वर्क टू फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखो, काम और दो तरह के रिसोर्सेज, फिजिकल और फाइनेंशियल, इन दोनों को मैच करना है। इट प्रोवाइड्स क्रिएटिव आइडियाज, नए आइडियाज आना, न्यू इमेजिनेशंस एंड विजन्स टू ग्रुप एफर्ट्स। विजन यानी लॉन्ग लास्टिंग गोल्स देना, उसको विजन बोला जाता है। मैं आज 10 साल के बाद में अपने आप को कहाँ पे देखता हूँ ना, वो विजन हुआ मेरा। इट इज नॉट अ पैसिव फोर्स। पैसिव फोर्स का मतलब ऐसा नहीं कि पर्दे के पीछे काम करेगा, अडॉप्टिंग टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट बट अ डायनामिक लाइफ गिविंग एलिमेंट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट को अपने अंदर इंक्लूड करके नए डिसीजंस को प्रोड्यूस करने का काम करता है। इसलिए ये क्रिएटिव ऑर्गन हो गया। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट 1.2 पेज नंबर 18 पे है। मैनेजमेंट इज एसेंशियल at all levels of an organization, but the word management has been given different interpretation. Interpretation yani meaning. Interpretation yani meaning. It is used as a noun, a process and a separate discipline. तो मैनेजमेंट एज ए नाउन देखें, in general and popular usage, management refers to a distinct group of people who direct the activities of other people and material resources towards the attainment of predetermined goals. यानी हम टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं, गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। गिविंग अ ब्रॉडर मीनिंग टू इट, वन कैन लुक एट मैनेजमेंट एज अ रिसोर्स। मैनेजमेंट को हम रिसोर्स मान सकते हैं, मैनेजमेंट को हम एक सिस्टम ऑफ अथॉरिटी मान सकते हैं, और एक क्लास या तो एलिट मान सकते हैं। अब पहला, मैनेजमेंट एज एन इकोनॉमिक रिसोर्स। इकोनॉमिक्स व्यू ऑफ मैनेजमेंट इज दैट इट इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये जरूरी है, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं यहाँ। इट इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे एंटरप्रेन्योर, कैपिटल और लेबर होता है, वैसे ही ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। द मैनेजरियल रिसोर्सेज टू अ लार्ज एक्सटेंट determines organizational effectiveness and efficiency. Hence, in a dynamic environment, managerial development is more important and its use must be more intensive. इसको अंडरलाइन करें, मोर इंटेंसिव लिखो। मोर इंटेंसिव यानी लार्ज एक्सटेंट में, या तो વધારે तीव्र કહેવાય, इन लार्ज एक्सटेंट। यानी डायनामिक एनवायरनमेंट के अंदर मैनेजमेंट एक इंसान की तरह से जैसे काम करता है। मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी इन द सेंस दैट इट कंसिस्ट ऑफ अ टीम ऑफ मैनेजर्स, में इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजंस एंड सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ अदर्स। डिसीजंस लेने में हेल्प करेंगे वो। ये अथॉरिटी, देखो अथॉरिटी का मतलब इनके पास पावर है। किसकी पावर है? पहले तो डिसीजन लेने की पावर है, और दूसरा जो लोग काम करते हैं उनको सुपरवाइज करने की पावर है। मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल्स possess वेराइंग डिग्रीज ऑफ अथॉरिटी। वेराइंग यानी अलग अलग, आपको अलग अलग अथॉरिटी मिलती है। हर लेवल के मैनेजमेंट मैनेजर को एक जैसी अथॉरिटी नहीं मिलती है। हायर लेवल, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को रेगुलेट करेंगे,
मिडिल और लोअर लेवल मैनेजर्स है वो सुपरवाइज और कंट्रोल करेंगे अपने सबऑर्डिनेट मैनेजर्स को और वर्कर्स को। देखो, मिडिल लेवल मैनेजर्स सबऑर्डिनेट मैनेजर्स को सुपरवाइज करेंगे और जो लोअर लेवल मैनेजर्स है वो वर्कर्स को सुपरवाइज करेंगे। नाउ मैनेजमेंट इज ए क्लास और एलिट सोशलिस्ट व्यू। तो अब है ना आपको यहाँ तीन बातें याद रखने की। देखो, पहला क्या लिखा है, इकोनॉमिस्ट व्यू है। पहला जो लिखा है ना वो इकोनॉमिस्ट व्यू है। दूसरा साइकोलॉजिस्ट व्यू है और तीसरा जो है ना वो सोशियोलॉजिस्ट का व्यू है। Sociologist view, management as a class and status system. Increasing complexity of management in the modern complex organization has led to managers being regarded as a distinct class in society who possess knowledge and skill of a high order. Access to managerial positions is based on achievement criteria, that is on intellect and knowledge, rather than on ascriptive criteria. Ascriptive का मतलब ब्रैकेट में लिखा है ऑन फैमिली एंड सोशल ओरिजिन्स, यानी मैनेजर से ना अचीव करने से बनता है, फैमिली से आने से नहीं बनता। कि मैनेजर का बेटा मैनेजर बनेगा ऐसा नहीं हो सकता, उसको अचीव करना पड़ेगा, बाद में वो मैनेजर कहलाएगा। यानी इसका मतलब आपको एक डिग्री हासिल करनी पड़ती है, मार्केट में अपने आप को साबित करना पड़ता है, तब जाके मैनेजर की पोजीशन आपको मिलती है। एस्क्रिप्टिव का मतलब सिंपली ये होता है कि फैमिली रिलेशन, जैसे लुहार का बेटा लुहार बनेगा ना, ऐसा ही मैनेजर का बेटा मैनेजर बने ये जरूरी नहीं है। This development is viewed by some as managerial revolution, in which the managerial class threatens to become autonomous group with increasing amount of power. कुछ मैनेजरियल रिवॉल्यूशन है, देखो याद रखो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मालिक है ना, उनके हाथ में भले कितने भी पावर्स हो, लेकिन उनको भी कई जगह पे मैनेजर का कहा मानना पड़ता है। तो मतलब इनडायरेक्ट पावर किसके पास होते हैं, मैनेजर के पास होते हैं। तो मैनेजमेंट करने का सारा पावर भले एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर हो या फिर चेयरमैन हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन पावर तो किसके पास होता है, डिसीजन मेकिंग का, और उसको इम्प्लीमेंट करने का मैनेजर के पास। अदर्स व्यू दिस डेवलपमेंट नॉट विद अलार्म because increase in power of managers attract more of them, which prevents managerial autocracy. याद रखो, ऑटोक्रेसी यानी जिसको बोलते हैं ना स्वतंत्रता, उसको ऑटोक्रेट बोला जाता है। ऑटोक्रेट किसको बोलते हैं, जो अपनी मनमानी करे ना उसको भी ऑटोक्रेट बोला जाता है। तो जितने भी डिक्टेटर्स है, तानाशाह जिसको बोलते हैं, वो सबके सब ऑटोक्रेट बोले जाते हैं, मतलब वो किसी की सुनेंगे नहीं। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है, एक व्यू ऐसा बोलता है कि खुद मैनेजर खुद डिसाइड कर लेगा कि क्या करना है क्या करवाना है। लेकिन दूसरा ऐसा मानता है, दूसरा जो व्यू है ये ऐसा मानता है कि इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर ज्यादा मैनेजर को रिस्पेक्ट मिलेगी तो ज्यादा लोग मैनेजमेंट सीखेंगे, ज्यादा सीखेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगी, अगर कंपटीशन बढ़ेगी तो एक इंसान के पास सारे पावर्स रहेंगे नहीं।